पिछले क्लास में सूर्यवंश चल रहे थे ना, शेरशाह सूरी के बारे में। चलिए, तो आप सभी लोग देख चुके थे शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन सूर, याद है ना सबको? उसके बाबा का नाम इब्राहिम सूर। किसके समय बाबा आए थे? बलोन लोधी के समय। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में हमें लगता है आपको 1530 तक पहुंचा चुके थे। 1530 में आपको याद होगा कि इसके साथ बिहार भी पूरा है, और दूसरा आप देखे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी इसका हो चुका था। लिखे थे यहां तक? चलिए, आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। तो चलिए सब लोग हम लोग देखें, यूपी का प्रमुख दुर्ग कौन है? चुनार। ये भी शेरशाह के अधिकार में है। इधर आपको याद होगा बंगाल में इस समय शासक नुसरत शाह है, याद है ना सबको? और एक और घटना हुई, वो घटना आपको याद होगा, नुहानी वंश का एक वारिस है जिसको बंगाल लेके लोग भाग गया है, और वह कौन है? जलाल खां। जलाल खां याद है सबको ना? जलाल खां छोटा है और इसी कारण अफगान सरदार जो शेरशाह से ईर्ष्या रखते थे वो जलाल खां को बंगाल लेके चले, और ये 1530 में ले गए। यह भी इसके लिए बढ़िया हुआ क्योंकि आपको बताया था कि इसने हजरत आला की उपाधि धारण किया था, याद है सबको? अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक पिछले क्लास में आपका हो चुका है। देखो 3-4 साल बाद हुआ क्या, अब जलाल खां भी धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ। जलाल खां नुहानी वंश का वंशज है, तो ये तो निश्चित है कि जब तक जलाल खां है तब तक इसकी दावेदारी बिहार पर मेन बनता है। अफगान सरदार इसकी मदद करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। इसीलिए शेरशाह सोचा कि पहला काम बंगाल को लपेटना सबसे जरूरी। दूसरा, इसी बीच में एक घटना भी घटा है, 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई। तो जो बाबर लगातार लड़ाई कर रहा था वह भी चुनार के उधर ही तक है, और वह भी मर गया। 26 में आया, 38 में मर गया। अब बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। अब हुमायूं अभी यहां संभालने का सोच रहा है 1530 से, तब तक इधर शेरशाह को मौका मिल गया, और इसने 1534 में बंगाल पर ही हमला कर दिया कि जलाल खां को मारना बहुत जरूरी, क्योंकि जलाल खां ही मेन यहाँ का वारिस है। वो तो केवल नया पद पर था, संरक्षक था, तो जबरन कब्जा किया। और इसीलिए 1534 में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है सूरजगढ़ का युद्ध। कभी कभी बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चन में ऐसा युद्ध पूछेगा, बाकी तो पलासी बक्सर बच्चे जानते हैं। अब जहां बिहार स्पेशल में पूछ दिया सूरजगढ़ का युद्ध, तो अब जो बच्चे बिहार स्पेशल नहीं पढ़े इस लड़ाई के बारे में नहीं सुनेंगे। अब सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ बंगाल में, और इस सूरजगढ़ की लड़ाई में एक तरफ से शेरशाह है और दूसरी तरफ से जलाल खां और बंगाल का नवाब। इस लड़ाई में जलाल खां मारा गया, यानी बंगाल पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया, और शेरशाह का पावर और बढ़ गया। अब पूरे बंगाल भी है, बिहार भी है, और यूपी का चुनार भी। तो इतने सेक्टर का राजा और शेरशाह बन गए। तब 1534 के बाद हुमायूं 4-5 साल और इंतजार किया कि चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या स्थिति है, और दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। शेरशाह भी डर रहा था कि हम तभी तक हैं जब तक वो मजबूत नहीं है, अगर हम पर हमला करेगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, ये भी डर रहा है। और हुमायूं भी डर रहा है कि उधर हमला करने जाए तो ऐसा ना हो कि हम जाए उधर और इधर से भी हाथ धो दे। दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं क्योंकि दोनों ही बड़े पावर। और इसी बीच हुमायूं की बात है, एक चल दिया, आखिर हमला करने वाला राजा है तो बिहार यूपी का मेन सेक्टर बंगाल, अब बंगाल उसके लिए जरूरी था। इसी कारण से अब हुमायूं जब चल दिया तो इस शेरशाह से जब उसके एक चुनार किला पर आक्रमण करने के लिए आया, वहां उसका बड़ा खजाना रखा हुआ था, धन दौलत था। अब शेरशाह का हाथ पर फूलने लगा कि अगर चुनार पर हुमायूं घेरा डालेगा तो मेरा तो पूरा खजाना चला जाएगा। अब इसी कारण से शेरशाह इस समय अपना पूंछ सटकाए और हुमायूं से कहे कि भाई जो आप कहिए, हम आपके शर्त पे हम शासक रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम जो आप कहिए एकदम तैयार। तो हुमायूं को भी लग रहा है कि चलो एक बढ़िया आदमी मिला है, हमारे पिता का भी सहयोगी रहा है, और दूसरी बात है कि वृद्ध है, बूढ़ा है, तो चलो कुछ अच्छा ही करेगा। और इसीलिए हुमायूं ने विश्वास किया, और हुमायूं कहा कि ठीक है, हमको बंगाल हमको चाहिए, हम बाकी लपट नहीं जान, बंगाल पूरा दे दो, ये सब सेक्टर हम तुम्ही को दे देते हैं, लेकिन बदले में यहां से 10 लाख रुपया तुमको सालाना देना पड़ेगा। तो अब शेरशाह हर शर्त पर तैयार है। तुमको पहले ही बताया कि दोनों एक दूसरे से डर, तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं की। शेरशाह एकदम कहा कि जी एकदम जाइए बंगाल, ठीक है हम दे दिए। और हुमायूं को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रतिरोध के, और साक्षात दंडवत करके कि जी एकदम हुजूर आप ही जो है, जो मेरा है, एकदम माई बाप सबका है। और जो है एकदम हुमायूं भी समझ लिया कि चलो एक वफादार आदमी है, कुछ अच्छा ही करेगा। और हुमायूं अपना सेना लेके कहां चल दिया? बंगाल। बंगाल अब उस समय कब्जा में तो इसी का है, लेकिन अब कह दिया कि चलिए आप ही का हो, तो अपना हुमायूं पूरा सेना बंगाल में सेट कर दिया कि मेरा लास्ट बॉर्डर मजबूत हो जाए, और अपने साथ कुछ वफादार सेना लेके अब आगरा की ओर लौटने लगा। अब बंगाल जब गया तो अपना अंतिम बॉर्डर ठीक कर लिया, जब देखा कि लास्ट बॉर्डर है तो लास्ट बॉर्डर पर सिपाही थोड़ा ज्यादा चाहिए, मेरा सिपाही रहे, और कुछ वफादार सिपाही के साथ जब वो लौट रहा था तो यही 1539 का समय है, और यही इस समय बक्सर के पास यानी बिहार में ही एक जगह है चौसा। ये चौसा में ही इसने विराम रखा कि आज चौसा में ही हमारा विश्राम हो। अब चौसा में हुमायूं का विश्राम है, मेन सेना उसके कहां है? बंगाल में है। तो वो तो जान रहा है कि अपना ही क्षेत्र में जब चलना ही है तो ज्यादा सेना लेके क्या चलना, हमला की जरूरत है नहीं, बॉर्डर पर लगा दिए, बाकी सब क्षेत्र मेरा है। और कम सेना लेके, विश्वासी सेना लेके, और ये चौसा में अपना आराम से विश्राम किया। और इधर शेरशाह को जब न्यूज मालूम चला कि मैक्सिमम सेना तो बंगाल छोड़ के साहब आए हैं और इधर कम ही सेना लाए हैं क्योंकि जानते हैं कि सब क्षेत्र में आई है, तो शेरशाह बिना किसी प्लानिंग के अचानक इस चौसा कैंप पर हमला कर दी। अब इस चीज का अनुमान हुमायूं कभी लगाया भी नहीं था, और इसी कारण से उसके जो जो मेन कुछ ही सेना थे उसमें भी कई मारे गए। अब तलवार से जो है हुमायूं भी घायल, हुमायूं को भी लगा कि अब मर ही जाए, तो हुमायूं भी तुरंत एक ही उपाय लगा कि अब फोर्स मेरे पास है नहीं, उपाय एक ही है, घोड़ा के साथ कर्मनाशा नदी में कूद गए। अब एक ही उपाय बच रहा था, जिए या मरे, कम से कम कूद जाएंगे तो हो सकता है बचेंगे, यहाँ रहेंगे तो बचने नहीं दे। और इसीलिए शेरशाह अब इसमें जीत गए। अब इस चौसा की लड़ाई में शेरशाह जीते तो कितना बहादुरी से जीते ये भी समझ ही रहे। आने समय साक्षात दंडवत और जाने समय अचानक हमला, इसी से शेरशाह जीत गया। और इसके कारण उस नदी में काफी तेज धार थे। बंगाल से चलने का भी कारण यही था, बरसात का शुरू होना, नहीं तो हुमायूं और आगे जाता। लेकिन आप जानते हो कि जैसे ही बंगाल का क्षेत्र आएंगे तो बरसात इधर तेज होते, असम मेघालय की ओर जाएंगे तो और ज्यादा बरसात होते। और उस समय चूंकि पक्के रोड होते नहीं थे, कच्चे सड़कों पर घोड़ा चलाना, बाकी हाथी, इस सब पे समस्याएं होती थी। लड़ाई झगड़े बरसात में जनरली लोग नहीं करते थे, और इसीलिए एक बरसात मौसम में ही चला। और बरसात में नदियों की स्थिति काफी तेज धारा है,
और उस धारा में ही हुमायूं बहने लगा, घोड़ा के साथ घोड़ा अलग, हुमायूं अलग। और इससे सबसे ज्यादा पसंद कौन है? शेरशाह। शेरशाह तो अब मान के चला कि मर ही गया होगा, और इसी कारण से अब चुनार से और आगे कन्नौज तक करके लपेट दी। लेकिन बाकी तो मुगल के भी तो अपने सरदार थे, तो कन्नौज के आगे मुगल के सब सरदार लोग मोर्चा लिए हुए कि मेरा फेट जो है वो जीवित हो। और आप जानते हो हुमायूं जब नदी में बहते जा रहा था तो एक भिखारी की नजर पड़ी, और वह भिखारी निजाम नामक भिस्ती। वो भिखारी देखा कि एक आदमी नदी में बहते जा रहा है और उसके गला में कीमती मोती है, माला है, और वो समझ गया कि कोई राजा ही होगा, नहीं तो इतना कीमती मोती माला किसका रहेगा। और भिखारी नदी से छान करके हुमायूं का जान बचाया। उस भिखारी का नाम क्या है? निजाम। जब हुमायूं बचा, होश आया, तब तक उसे मालूम चला कि गए थे बंगाल जीतने और यूपी पूरा खत्म हो गया, कन्नौज तक चला गया है। लेकिन वो भाग के दिल्ली अपना सेटल हुआ और वहां से फिर एक प्लान कर रहा कि और मजबूती के साथ अब शेरशाह से लड़ना पड़े, क्योंकि अब तो बिना लड़े काम चलेगा नहीं। और इसीलिए 1540 में इसने सब सरदार का एक बैठक बुलाया कि सब लोग एक साथ हो। अगर शेरशाह हमको जाते समय धोखा दे दिया, इसीलिए हम हार गए, अगर हम कुछ नहीं सुनेंगे। और शेरशाह के खिलाफ हुमायूं सबको बुलाया, लेकिन कोई फौज तैयार नहीं हो रहा। शेरशाह से भी सब लोग डर रहे, बताए दोनों एक दूसरे से डरते। अब लेकिन 1540 में अकेले ही हुमायूं हिम्मत किया कि कोई नहीं जाओगे तो हम ही उसको समझा के आते, और यही कन्नौज तक उसका कब्जा है। और इसीलिए 1540 में एक लड़ाई है, कन्नौज का युद्ध। इसी लड़ाई को कहते हैं बिलग्राम की लड़ाई। कन्नौज में जगह का नाम क्या है? बिलग्राम। और यही कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई अब छल कपट की लड़ाई नहीं है। एक तरफ से शेरशाह है और दूसरी तरफ से हुमायूं, जबरदस्त लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में शेरशाह ने अपनी पूरी वीरता का परिचय दिया, और यही 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः पराजित कर दी। अब हुमायूं को अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि कन्नौज तक कोई लपेटे हुए थे ही, अब शेरशाह दिल्ली भी लपेट ली। और इसी कारण हुमायूं अब भारत छोड़ के ही भाग गए। तो हुमायूं अब 1540 से 15 साल के लिए भारत से चला गया। अब हुमायूं आएगा 1555, और एक कैसा भाग्य होता है जो समझो। भाग्य इसी को कहते हैं। राजा है और लोभ से बंगाल आया है, मालूम चला कि अपना राज्य भी चला गया। 15 साल भिखारी की तरह रहा है। 15 वर्ष तक इसकी स्थिति ऐसी है कि हुमायूं को जब एक खबर आया कि बेटा हुआ है अकबर, राजा को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी तो हीरे जवाहरात और मोती लुटाए जाते थे कि बा मेरा बेटा हुआ, जितना धन लुटाएंगे उतना ही जश्न होगा मेरे बेटे। और उस समय हुमायूं के पास फूटी कौड़ी नहीं, जो खबर देने भी आया उसको देने के लिए भी कुछ नहीं। हुमायूं इतना गरीब स्थिति में है जिस समय अकबर का जन्म। आप जानते हो कि हुमायूं फिर एक जंगल से हिरन के कस्तूरी लाया और कस्तूरी को काट के जश्न मनाया, क्योंकि कस्तूरी सुगंधित पदार्थ थे। जब वो कस्तूरी काटा तो चारों तरफ सुगंध फैले, और हुमायूं कहा कि हमारे बेटे का सुगंध इसी तरह चारों तरफ फैले, हम वही उसके यश कीर्ति मनाते हैं, रुपया पैसा नहीं बेचारे। अब इधर शेरशाह अभी शेर खां ही है, और जब दिल्ली पर कब्जा किया तब कहा कि हम शहंशाह हैं, और 1540 में यह शेर खां से क्या बन गया? शेरशाह बन गया। अब देखिए यह शेरशाह सूरी वंश है इसका, तो 1540 में ये दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए। अब ध्यान दीजिए, अभी उम्र ये मत समझना कि कोई बच्चे हैं शेरशाह, 72 साल के जवान। ये सब जो लड़ाई जो चल रही है ना, उस समय शेरशाह 72 ईयर का शेरशाह, 72 साल के जवान आदमी की गाथा तुम सुन रहे हो, तो समझ ही रहोगे कि कितना मजबूत होगा कि 72 साल में भी लड़ करके हुमायूं को इसने हटा दी। अब शेरशाह 1540 के बाद हर साल अब ये अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। इस समय स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश दूसरे के कब्जा में, राजस्थान में पूरे राजपूताना अभी भी है। और इसी कारण से अब शेरशाह क्या किया? 1541 में, चूंकि इसका मेन लगाव बिहार से था। शेरशाह का लगाव बिहार से क्यों है? क्योंकि शेरशाह के पिता को ही सासाराम की जागीर मिली थी। याद है किसके द्वारा? जमाल खां के द्वारा। तो हम लोग देखे थे कि बिहार में सासाराम की जागीर इसके पिता को ही मिला था, और इसीलिए इसको बिहार से खास लगाव रहा। ये दिल्ली भी गया तो बिहार में एक मजबूत दुर्ग सासाराम ने बनाया, जिसको रोहतासगढ़ कहते हैं। रोहतासगढ़ एक मजबूत किला बनाया कि ये किला से इधर का एरिया मॉनिटरिंग होगा। ये शेरशाह के समय ही 1541 में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से फिर से पटना आया। देखो पटना राजधानी लाने वाला शेरशाह है, बिहार की बात में कर रहा। इसके पहले राजधानी हमेशा उदमपुरी बिहार शरीफ चल रहा था, लेकिन अब मेन केंद्र बिंदु कहां हो गया? पटना। पटना में भी कई दुर्ग बनाए शेरशाह ने। अब बिहार में इसने कई अपने दुर्ग बना के इस एरिया को मजबूत किया, और तब इसने सोचा कि हम इधर से पूरा यह क्षेत्र जीतेंगे। और सबसे पहला यही 1542 में एक मध्य प्रदेश का हिस्सा, यही इसने हमला किया और यहां पर ये आराम से कब्जा कर लिया। तब इसके बाद 1543 में ये हिस्सा पर इसने हमला किया, मध्य प्रदेश लगभग पूरा जीता इसने। यहां के राजा की कहानी थोड़ा सा आप सुने होंगे। यहां पे शेरशाह ने अपना पूरा धोखेबाजी का भी काम लिया, क्योंकि यहां पर एक बड़ा नामी दुर्ग था, किला था, रायगढ़ का किला। आपसे पूछा जाएगा रायगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। रायगढ़ का किला बड़ा फेमस था, नामी था। वो किला क्या होते थे ना, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? रहने के लिए अपना घर ही कछुआ टाइप का बनाते थे। कछुआ टाइप का मतलब है कि एकदम ऊपर पहाड़ पर बना लिए और चारों तरफ से ऊंचा एकदम दुर्ग बनाए, मोटी दीवार, और गेट भी जो बनाए वो कम से कम गेट 10,000 किलो 20,000 किलो का गेट रहे। इतना भारी गेट रहे कि हाथी खोल सकता है, आदमी से नहीं खोले। हाथी लगेगा उसमें, अंदर में लगा हुआ है हुक, और फिर खींचेगा, वो खुला है तो खुल जाएगा, तो हाथी भी नहीं खोलेगा जब बंद है तब। इतना मजबूत गेट, कछुआ का कवच। अब जब राजा को लगता था कि अगला से फरियाना है तो गेट खोल के सब निकल के फरिया लेते थे, और जब लगे कि अगला मजबूत आया हुआ है तो सब बालों बच्चे अंडरग्राउंड होकर गेट बंद कर देते थे। अब जब गेट बंद कर दिए तो इसमें अब कोई उपाय नहीं, क्योंकि अब आपका इनका जो बाहर से बाउंड्री है मोटी दीवार, तोप भी छोड़ोगे, गोली भी छोड़ोगे तो इसको कुछ नहीं होगा, पत्थर के सब दीवार बने। अब बताओ जहां तोप गोली का कोई प्रभाव नहीं, दरवाजा खुल ही नहीं सकता है, तब उस कंडीशन में दुश्मन राजा घेराबंदी करता था। इसी को घेराबंदी कहते हैं। घेराबंदी का मतलब है कि अब चारों तरफ सेना से घेर लिए कि ठीक है बंद तो हो गए हो, खाओगे कहां से? अरे भोजन तो चाहिए ना तुमको, हम 5 महीना घेरा रखेंगे, 6 महीना रखेंगे, साल भर रखेंगे, अपने भूखे होगे तो हालत खराब होगा, गेट खोलोगे तो तुमको ठीक कर देंगे। तो इसको घेराबंदी कहते थे। और उस घेराबंदी के समय बीच बीच में दोनों तरफ से चिट्ठी पत्री फेंका फेंकी होते रहता था।
मतलब अब यह राजा की स्थिति खराब हो रही है, भूखे हैं, तब इधर से चिट्ठी भेजते थे कि आखिर क्या चाहते हो, तो उधर से चिट्ठी आती थी कि ऐसे ऐसे करो तो तुमको ऐसे करें। फिर जब कंप्रोमाइज जैसा है तो खोल दिए, लगा नहीं है तो कई लोग अपना नहीं भी खोला। अब राजा सोचो कि ये दुर्ग कैसे जगह बनाते होंगे, जान करके ऐसे जगह बनाते थे पहाड़ पर जहां बीच में नदी जरूर बहे ताकि पानी की दिक्कत ना हो। पानी कहां से बहेगा, दुर्ग के बीच से एक नदी गुजरना चाहिए ताकि बीच में नदी है तो नदी थोड़ी बांध बांधेगा, कहां से होगा, तो पानी हमको मिल गया। बड़ा एरिया रखेंगे ताकि बहुत विशेष स्थिति हो तो अंदर में ही फसल वगैरह भी लगाओ, कम से कम मेन 500-600 हजार आदमी के खाने का उपाय हमेशा यहाँ अंदर हो सके। तो जो उतना बढ़िया दुर्ग होता था तो उसको घेराबंदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और ऐसा ही दुर्ग में एक है रायगढ़ का दुर्ग। यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था पूरनमल, नाम सुना होगा पूरनमल। ये देखो ये रायगढ़ वाले दुर्ग शेरशाह का चूंकि धब्बा है इसलिए पूछता है। पूरनमल की कहानी आप जानते होंगे, पूरनमल एक हिंदू राजा है लेकिन ये कठोर सजा देते थे। अब इसी क्रम में कुछ इस्लाम मानने वाले मुस्लिम लोगों को भी पूरनमल ने सजा दी। अब ऐसा सालों तरफ हुआ कि पूरनमल मुस्लिम विरोधी है और इसीलिए मुस्लिम अगर होते हैं तो पूरनमल ज्यादा सजा उसको कठोर देते। और उसी क्रम में शेरशाह जीतने के लिए जब चला तो मुस्लिम प्रजा सब शेरशाह के साथ कि पूरनमल को तो सजा मिलना चाहिए, हम लोग के साथ बड़ा न्याय करते। और पूरनमल जब देखा कि शेरशाह हमला किया तो अपना दुर्ग को बंद कर ली। और जब दुर्ग बंद कर लिए तो ये रायगढ़ का दुर्ग बड़ा नामी दुर्ग है। तो अब अंदर से वही चिट्ठी फेंकना फेंकी वाला काम शुरू हो। अब अंदर दुर्ग इतना मजबूत है कि जब तक पूरनमल नहीं चाहते गेट खुल ही नहीं सकता। तो अब पूरनमल चिट्ठी भेज रहा है कि क्या चाहिए आपको, तो अंतिम में शेरशाह लिख के भेजा चिट्ठी कि हमको केवल दुर्ग चाहिए, दुर्ग दे दो हमको, बस ये दुर्ग जो रायगढ़ का है ये हमको दे दो, तुम लोग कहीं जाओ। तो फिर पूरनमल चिट्ठी भेजे कि हम गेट खोलेंगे और हमको मार दोगे तब, हमारा परिवार है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, तुम मारोगे तब। तो उस चिट्ठी में शेरशाह ने स्पष्ट लिखा कि मैं कुरान की कसम खाकर एक सच्चा मुसलमान कहता हूं, गेट खोलो, तुम गेट खोलो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हमें सिर्फ दुर्ग चाहिए और तुम लोग कहीं शिफ्ट हो। जब कुरान की कसम मिला तब पूरनमल कहे कि चलो अब हम लोग ऐसे भी कुछ मार उससे बढ़िया निकल के कहीं शिफ्ट हो जाए। और पूरनमल ने गेट खोल दिया। और जब गेट खोल दिए तब पूरनमल पूरे परिवार के साथ पकड़े गए। पूरनमल चिल्लाते रहे कि कुरान की कसम आपने खाया है और मौलाना शेरशाह को उस्का रहे हैं कि तोड़ दो कुरान की कसम क्योंकि इसने बहुत सताया है लोगों को। और शेरशाह अंतिम अपना कसम तोड़ देता है और पूरनमल के बाले बच्चे सबको पार लगा देता है। तो इससे शेरशाह की बहुत बड़ी बदनामी होती। तो ये पूरनमल थोड़ा फेमस हो गया कारण शेरशाह अपने किए गए वादे को नहीं निभाता है रायगढ़ के दुर्ग। तो रायगढ़ विजय कब किया है 1543। देखो बहादुर की तरह अब ये राजस्थान की ओर चल दी है। अब देखो मध्य प्रदेश होते होते अब बूढ़ा आदमी शांति से रहने वाला नहीं है, मत समझना कि 73 साल हो गया तो बैठने वाला। अब इसको दिल्ली मिला था आराम से मौज करता, अब यहाँ देख रहे कंटिन्यू लड़ाई में लड़ा हुआ और यहाँ पूरनमल को भी धोखे से मारा। अब 1544 में ये राजस्थान का एक प्रमुख दुर्ग पे पहुंचता है। बोलो कौन सा दुर्ग, जल्दी बोलिए, कालिंजर का दुर्ग। राजस्थान में कौन है, कालिंजर का दुर्ग। और यहाँ जो दुर्ग में है यहाँ पे भी एक विजय प्राप्त करता है। और जब सब दुर्ग जीत लेता है तब ध्यान दीजिए अब इसका कालिंजर ऐसे कहा है जो बताओ, जल्दी बोलिए। अच्छा किस कहां अटैक करने के बाद शेर खा अपने ही तोप से अपने मरा, जल्दी बोलिए। कालिंजर में। तो कालिंजर आपको ध्यान रखना है कि अपने तोप से अपने अटैक में खुद मरा, वो कालिंजर यूपी में है, राजस्थान नहीं। बात ध्यान दो, अभी एक मरेगा नहीं, अभी ये राजस्थान की भूमि में जाएगा, मरुस्थल में जाएगा और इसीलिए कालिंजर पर अटैक इसका 1545 में है। 1545 में शेरशाह मरता है। तो आपको अभी ध्यान देना है कि अभी ये बढ़ते जा रहा है और राजस्थान में भी आराम से विजय प्राप्त करता है। और तब फॉर्म में आता है कि सब इंपॉर्टेंट दुर्ग तो मेरा हो ही गया, यूपी का एक इंपॉर्टेंट दुर्ग बच रहा है और उसी का नाम है कालिंजर। कालिंजर अब इंपॉर्टेंट दुर्ग बचा हुआ है जो इसके पास नहीं है और इसी कारण शेरशाह डिसीजन लेता है कि ऊपर सब हो गया, चलो अब कालिंजर को भी ठीक कर देते हैं। अब सोचिए कि जो आदमी मध्य प्रदेश, मालवा, फिर इधर से राजस्थान, अब तब लास्ट में फिर उत्तर प्रदेश और यूपी का सबसे बढ़िया दुर्ग कौन दुर्ग है, कालिंजर का दुर्ग। और इसी दुर्ग पर एक घेराबंदी किया। इस दुर्ग के अंदर राजा कौन थे, किरत सिंह। कालिंजर में राजा कौन है, किरत सिंह। अब किरत सिंह राजा है, ये भी वही काम की, जैसे ही सुने शेरशाह आया वो कवच बंद करके सब बंद कर ली। और ये सब इतना इंपॉर्टेंट दुर्ग था कि बंद है तो आप कुछ कर नहीं सकते। शेरशाह पहली बार एकदम जिद पर है कि कालिंजर हमको चाहिए तो चाहिए, खुद यहाँ 7 महीना तक घेरा डाला। एक 2 महीना डालता तो कोई बात है, 7 महीना तक एकदम चारों तरफ से पैक। और यहाँ किरत सिंह अंदर भोजन भोजन का प्रबंधन 2-3 साल के किए हुए थे। मारो घेरा, कितना मारोगे, तुमको और कोई काम नहीं है, यही घेरा मारे रहोगे तो ठीक। और जब 7 महीना का घेरा हो गया और चिट्ठी फेंका फेंके में किरत सिंह साफ कह रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है, हम किला नहीं छोड़ेंगे। उधर तो उठा के चलो भाई कुछ विश्वास दिलाओ, ये साफ कह रहे हैं कि हम किला छोड़ेंगे नहीं, गेट बंद रहेगा, चिट्ठी फेंको चाहे जो कर। और अंदर 2 साल का भी भोजन है तो जान के लिख के भेज देते थे कि मेरे पास 10 साल का खाद्यान्न है, तुम घेरो 10 साल। 70-72 पहुंचा हुआ 73, कितना घेरोगे, पारी हो जाओ। और इसी कारण से अंतिम में शेरशाह गुस्सा में आ गया और शेरशाह ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि तोप को चहार दिवाली पर सीधा बम चलाओ, सीधा तोप चला दो बाउंड्री पर, जबकि बाउंड्री सभी पत्थर के बने होते थे। अब यही चीज हुआ, शेर खां खुद लड़ाई का मॉनिटरिंग कर रहा था उस उम्र में। और जो राजा होते थे बगल में ही सब बारूद बम गोला होता था सब, ताकि कोई इधर उधर मिसयूज नहीं करे, काम वाला गति ले। और शेरशाह मॉनिटरिंग कर रहा था और उसी बीच एक गोला जब छूटा तो दीवार से टक्कर खाके और वही बारूद वाला पे रिटर्न हो गया जहां शेरशाह मॉनिटरिंग कर रहा था। और कालिंजर के जो दुर्ग है इसको जीतने में खुद शेरशाह, बारूद ऐसा फटा कि बुरी तरह जल गए। लेकिन एक अच्छी बात भी हुई कि इस बम जो ब्लास्ट बारूद का था उससे बॉर्डर भी टूट गया, बाउंड्री भी टूट गया और बारूद से शेरशाह बुरी तरह जल भी गया। और जले हुए अवस्था में लोग उसको टांग के ले जा रहे इलाज के लिए, तो वो बार बार चिल्ला रहा कि यही बैठ बुलाओ, गेट टूटा, पहले किरत सिंह को धरो, अंदर पहले धरो। अब सोचो कैसा व्यक्ति होगा, ये समझ जाओगा शेरशाह। और शेरशाह घायल अवस्था में भी अंदर आक्रमण करवाता है और इसमें किरत सिंह मारे जाते हैं। और तब उसको खबर आती है कि किरत सिंह मर गया है, कालिंजर हम लोग जीत गए हैं। ये खुशी सुनकर प्राण निकल गया है, मर गया शेरशाह।
तो शेर शाह की मृत्यु भी समझ लीजिए किसी वीर से कम नहीं है। 5 साल केवल शासन किया, 40 से लेकर कब तक, 45 तक। और यही 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु होगी। तो आपको शेर शाह की मृत्यु जब हुई तो मृत्यु के बाद का प्रसंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट। शेर शाह पहले ही से जानता था कि मेरा बेटा नालायक सब है, उतना बढ़िया कुछ नहीं करे, इसीलिए वो अपना खुद का मकबरा अपने डिजाइन करके पहले ही सासाराम में बनवा चुका था। तो अपना ही एक खूब बढ़िया ऐसा इमेज की कल्पना किया कि जो हम महल बनाए उसका इमेज रात में, चांदनी रात में पानी में दिखे। और उसी को देख के बाद में शाहजहां देखा तो खुश हुआ, ताजमहल उसकी नकल है। शेर शाह उसके पहले ऐसा सोचा। और सोचो कि इसने खुद सासाराम में नदी झील के किनारे अपना खुद का मकबरा एक बहुत बढ़िया स्पोनियर डिजाइन में बनवाया और पहले से ही फिक्स कर दिया कि मरेंगे तब पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं, लगा लिए, तुम केवल ला के हमको यहाँ शिफ्ट कर देना, बस और कुछ नहीं। अब कई लोग हैं जान रहे हैं कि बेटा लोग तो इतना खर्चा करेगा नहीं, तो धन मिलेगा तो कहेगा कि यार कि पैसा ही पैसा, तो इसलिए सब पैसा इसमें लगा दो, मरेंगे तो सब बना हुआ है, हमको केवल शिफ्ट करने में इसको ज्यादा खर्च नहीं लगेगा। और ऐसे बनाना रहेगा तो कहेगा कि मर गया तो बनाने जाता, छोड़ दे। तो ये मकबरा भी उनका कहा है बिहार के सासाराम में। तो सोचो जो व्यक्ति दिल्ली कब्जा किया, पूरा एमपी, राजस्थान, तमाम जगह जीता, उस व्यक्ति ने भी मरने के बाद अगर अपने दफनाने का स्थल चुना तो बिहार का सासाराम चुना। कारण उसके पूर्वज सासाराम में जागीर प्राप्त किए थे। बोलो कारण भी क्लियर है सबका। तो अब शेर शाह तो मर गए, लेकिन अब यहाँ के बाद क्वेश्चन आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट होगा उनके कार्य। क्योंकि शेर शाह का कार्य भी तो काम रहे कितना साल, 5 साल, लेकिन इतना काम 5 साल में तुम देख रहा 5 साल लड़ाई में दीजिए, 5 साल तो लड़ाई नहीं कर रहा है और हर साल लड़ाई कर रहा है, मरा भी तो लड़के ही मरा है। और उसके बावजूद बहुत सारे काम है जो तुमको जान के आश्चर्य लगेगा। तो उसकी बात करेंगे, पहले बताओ मृत्यु का डेट क्लियर हो गया। शेर शाह का विवाह भी याद होगा, उधर दुदू बेगम, तो मरा भी है दुदू, मरा भी है तो दुदू, दू और दू, दो याद रहेगा सबको। तो इसलिए दो एकदम दिमाग में सेट रखेगा। 22 मई 1545। पहले इतना लाइनअप करें फिर इनके कार्य को चले। लिखिए जल्दी से फटाफट, नीचे लिख दिया जाए। चलिए ये लोग अपडेट नहीं बोलेगा, चलिए लिखिए जल्दी से फटाफट नीचे। 1534 में 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा। सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा, सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा जिसमें जलाल खां और बंगाल के राजा को हराकर, जलाल खां और बंगाल के शासक को हराकर, जलाल खां और बंगाल के शासक को हराकर बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल पर अधिकार किया। आपसे कभी पूछा जाए शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार किस युद्ध के बाद किया? सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ है? 1534 ईस्वी में। चलिए नीचे डैश तक लिख लीजिए, डैश तक लिखे। हाँ हाँ, जलाल खां का संरक्षक थे कौन? शेर शाह। तब लड़े क्यों? अच्छा लड़े क्यों नहीं समझा? तुमको हम एक छोटा बच्चा के संरक्षिका बनाते हैं कि देखभाल करना, तो तुम धीरे धीरे मालकिन बनने के लिए नहीं सोचेगी कि छोटे हेड बनेगा हमसे ऊपर, मारो उसको बताओ मेरी तो हम हेड बन जाए। किसी दूसरे का ऐसा करेंगे नहीं सोचेगी कि हम मालकिन हो जाए, हेड बन जाए। तो शेर शाह मालिक बनना को नहीं चाहता, नहीं समझे बात? धन का लोभ है और क्या? संरक्षक रहना ठीक है कि मालिक? मालिक अगर छोटा मेरे टिप्पणी में लग रहा था दबा दिए तो उसी में ठीक कर दिया, तो अपना महत्वाकांक्षा उसके कि मालिक बने। चलिए तुम उसको चाह रहे संरक्षक रह जाए, बेचारा पंखा लगाता रहता, इसका उम्र ज्यादा है, छोटा बच्चा के अंदर में क्या रहेगा, उसको सोच रहा पानी लगा दो। चलिए नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश पे लिखे हैं हुमायूं, हुमायूं के बंगाल आक्रमण, हुमायूं के बंगाल आक्रमण। बोलो हुमायूं जब बंगाल आक्रमण किया तो शेर शाह खूब लड़ा? नहीं। तो लिखिए हुमायूं के बंगाल आक्रमण में शेर शाह ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया, शेर शाह ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया, शेर शाह ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया। और हुमायूं ने बिना किसी प्रतिरोध के, और हुमायूं ने बिना किसी प्रतिरोध के बंगाल विजय किया, बिना किसी प्रतिरोध के बंगाल विजय किया, बंगाल विजय किया। और बंगाल से आगरा लौटते समय, और बंगाल से आगरा लौटते समय, बंगाल से आगरा लौटते समय बक्सर के निकट चौसा में, बक्सर के निकट चौसा में छावनी लगाया, बक्सर के निकट चौसा में छावनी लगाया। छावनी समझते हो ना? छाया जहां सेना वगैरह रहेंगे, टेंट प्लान। चलिए नीचे डैश देखिए, अस्तार ला के लिखिए। 1539 में, 1539 में चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेर खां ने अचानक हुमायूं पर हमला किया, अचानक हुमायूं पर हमला किया, अचानक हुमायूं पर हमला किया, जिसमें हुमायूं क्या हुआ? मर गया। हाँ, नदी में कूदकर जान बचाया, नदी में कूदकर जान बचाया, जिसमें हुमायूं नदी में कूदकर जान बचाया, नदी में कूदकर जान बचाया। बाकी निजाम बिस्तर सब कहानी उधर पहुंच चुके हो ना। तो क्या चौसा एक भयंकर लड़ाई थी? नहीं, चौसा एक धोखेबाजी वाली लड़ाई थी। हाँ, भयंकर लड़ाई कब होगी? 1540 में। नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए, बोलिए नदी कौन सा है? नदी का नाम है करमनासा, और इसमें नदी में स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है,
पूछा जाएगा कि बताओ भारत में कौन सी नदी नदियों को पवित्र माना जाता है, कौन ऐसी नदी है जिसमें नहाना वर्जित माना जाता है? तो नदी है कर्मनाशा, क्योंकि कुछ नदियां जहां पाप भी किए हो तो धुल जाएगी। गंगा, गोदावरी, जहां जहां कुंभ मेला है तो पाप धुलने वाली मशीन है। खूब पाप करो, मारो डुबकी, चारों मंत्र पढ़ो, निकलो तो कुछ धुल गया, तो वो माना गया। इधर कर्मनाशा का माना हुआ है कि इसमें अगर अच्छा कर्म करके भी मारा डुबकी सब बह जाएगा, इसमें तुम्हारा पाप और अंदर इन कर जाएगा। हाँ, कारण इसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रिशंकु जो ऊपर आसमान से गिरा और बीच में ही लटक गया था, उसके लार से त्रिशंकु के कर्मनाशा, एक धार्मिक परिकल्पना में बता रहा हूं, अभी मैं कहना कि सर इससे निकलता है उससे निकलता है, एक धार्मिक परिकल्पना के अनुसार इसे अपवित्र नदी का व्यवहार इसके साथ किया जाता है, तो इसमें ही कूदा और बेचारा बच गया। इसमें हुमायूं का तो कर्मनाश नहीं हुआ, कर्म बच गया इसमें, है ना। चलिए नीचे डैश लिख लीजिए। अस्ताल आगे 1540 में गंगा सागर क्या होता है? गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है। गंगा सागर में अंतिम स्नान करेगा तो बस उसके बाद फिर स्नान का जरूरत नहीं है हिंदू धर्म के अनुसार, है ना। गंगा सागर, गंगा के भी बाद सागर की ओर जब जाओगे तो नाम ही गंगा सागर है। गंगा जहां सागर में प्रवेश करती है, तो गंगा सागर हर साल नहीं नहाना है, कुंभ जैसे नहाना है कि लगे तब। गंगा सागर में एक बार बस पूरे जीवन में चल गए तो हो गया काम खत्म, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए इसमें 1540 में बोलो कौन लड़ाई? कन्नौज, लिख लीजिए, कन्नौज या बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराकर, शेर खां ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पर अधिकार किया और शेर शाह की उपाधि धारण किया, शेर शाह की उपाधि धारण किया, शेर शाह की उपाधि धारण किया। चलो जल्दी से सारे बच्चे बताओ, शेर खां दिल्ली कब गद्दी पर बैठा? 1540। कितने साल गद्दी पर रहा? 5 साल। 40 से 45, 45 से मृत्यु हो जाए, तो दिमाग में सब ऐसे हो गया ना। अब ये 40 में गद्दी पर बैठा, तो इसीलिए इसको कहते हैं भारत में द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक। द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक पूछा जाएगा, भारत में प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक महमूद लोधी, द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी। अब इसमें शेर शाह सूरी को आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय अफगान है जो दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। तो नीचे लिख दीजिए, शेर शाह मध्यकाल में पहला बिहारी था। शेर शाह मध्यकाल में पहला बिहारी था जो दिल्ली पर अधिकार किया, पहला बिहारी था जो दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पर अधिकार किया। चलिए नीचे डैश लिख लीजिए, शेर शाह भारत में द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक था, शेर शाह भारत में द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक था, द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक था, द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक था। चलिए नीचे डैश लिख लीजिए, 1541 में, 1541 में शेर शाह ने बिहार के रोहतासगढ़ में किला बनवाया, बिहार के रोहतासगढ़ में किला बनवाया, रोहतासगढ़ में किला बनवाया तथा बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र लाया, बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र लाया। नीचे डैश लिख लीजिए, 1542 में मालवा के शासक मल्लू खां को हराकर मालवा पर अधिकार किया। 1542 में मालवा के शासक मल्लू खां को हराकर मालवा पर अधिकार किया। मालवा मध्य प्रदेश, जब भी मालवा की बात होगी तो कहां होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही लास्ट हिस्सा उत्तर की ओर चलोगे तो ये रायगढ़ का किला वहां हुआ। रायगढ़ भी कहां है? मध्य प्रदेश में। नीचे डैश लिख लीजिए, अस्ताल लगा के 1543 में बच्चा पूछ रहा है किला क्यों जीता था? किला जीता ना, उससे सुरक्षा उसका मजबूत होगा। इतना भी बुद्धि नहीं रख रहा तुम। किला का मतलब हो गया तो किला मजबूत है, तो मजबूत किला में लोग क्या करेगा? राजा का जितना भी हीरा जवाहरात मोती रुपया पैसा सब इसी में रहता है। अब कोई राजा बना किस लिए? धन दौलत के लिए। अब धन दौलत के लिए उस समय विश्व बैंक में नहीं था कि तुमको कर्ज में लोन देगा, या IMF से लोन ले लीजिए और विश्व बैंक से लोन ले लीजिए। उस समय लोन एक ही है, जानो कहां धन है वहां हमला करो, उसका सब छीन के लिया, या तो मर जाओ या अमीर हो जाओ, दो रास्ते। अब बाकी लोग बहुत संतोष होकर चुपचाप पड़े रहो। तो जो चुपचाप पड़े हुए उसको इतिहास में लोग नहीं पढ़ते, या तो उस लूटने के क्रम में मर गया हो या जीत गया हो, दोनों इतिहास होगा। तो इसी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मालवा में मल्लू खां को मार दिए 43 में। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, कहां? रायगढ़ का किला। रायगढ़ में कौन है? पुरनमल को वीरता से जीता या धोखे से? शेर शाह का धोखा वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरनमल। और पुरनमल कहां का है? रायगढ़ की किला कहां है? मध्य प्रदेश में। तो लिख लीजिए 1543 में शेर शाह ने मध्य प्रदेश में स्थित रायगढ़ के किला, मध्य प्रदेश में स्थित रायगढ़ के किला को जीतने के लिए वहां के शासक पूरनमल के साथ धोखा किया।
तो वहां के शासक पूरनमल के साथ धोखा किया, पूरनमल के साथ धोखा किया। अब बताओ 43 के बाद 44 में बोलो कहां है? राजस्थान। राजस्थान में जगह कौन हो गया? मारवाड़। मारवाड़ कंप्लीट मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां कोई ना गेहूं होता ना धान होता, यही बाजरा होते। और मारवाड़ के शासक उस समय थे मालदेव। मारवाड़ के राजा कौन है? मालदेव। अब देखो 1544 में मारवाड़ के राजा कौन है? मालदेव। और मालदेव जो देख रहे हो ये बहुत मजबूत शासक, और तब भी शेर शाह उससे लड़ने चला गया। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, पहली बार शेर शाह को एक कड़ा टक्कर मिला मालदेव के साथ, क्योंकि मालदेव अपना किला बंद नहीं किया, किला खोल के डायरेक्ट लड़ा, और डायरेक्ट लड़ने में मालदेव तो मारा गया, मारवाड़ पर शेर शाह का अधिकार भी हो गया, लेकिन शेर शाह के 100 से अधिक जो योग्य सेनापति थे सब मारे गए थे। और शेर शाह का सेना यहां पर जो मेन नेतृत्व करता थे अब तक, वो मारवाड़ में ही मारे गए। और इसी के मरने पर शेर शाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान खो दी। इस पे बोला था। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा किस विजय पर शेर शाह ने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान खो दिया, तो ये मारवाड़ विजय हो, क्योंकि बाजरा यही होते थे। कालिंजर में नहीं बोला, कालिंजर तो यूपी का समतल क्षेत्र होता है, तो इसलिए मुट्ठी भर बाजरा वाली बात कहां होगी? मारवाड़ में। तो नीचे डैश लिख लीजिए 1544 में शेर शाह ने 1544 में शेर शाह ने राजस्थान में मारवाड़ के शासक, राजस्थान में मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया, मालदेव को हराया। परंतु इसमें शेर शाह को भी काफी क्षति हुई, परंतु इसमें शेर शाह को भी काफी क्षति हुई, परंतु इसमें शेर शाह को भी काफी क्षति हुई। और इसी कारण से शेर शाह ने अपने मारवाड़ विजय पर कहा था, कि कोई स्टेटमेंट लिखा होगा तो इन्वर्टेड कॉमा सब डालना सीखोगे, और कोई कहा कि तो हर्षी कार देना, यानी कि कहा कि का मार दिए, कहा कि सेंटेंस जोड़ना है तो हर्षी कार में, और इन्वर्टेड कॉमा में किसी व्यक्ति को स्टेटमेंट लिखना है। तो शेर शाह ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया, हमने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। यहां हिंदुस्तान का साम्राज्य खोने से अर्थ क्या है? मेन जो उसके हिंदुस्तान के सेना नायक है उनको इसने खो दिया। यहाँ अर्थ नहीं है कि खत्म हो गया, बस यहाँ पे अर्थ है उसके मेन सेनापतियों का मरना। बोलो क्लियर है सबको? बोलो शेर शाह का अंतिम आक्रमण कब है? 1545। कहां? कालिंजर। तो हम लोग देखें मालवा के बाद बोलो रायसेन, इसके बाद जल्दी बोलो मारवाड़ के बाद कालिंजर। तो नीचे लिख दीजिए डैश लिखिए शेर शाह का अंतिम आक्रमण 1545 में कालिंजर के दुर्ग पर था। कालिंजर के दुर्ग पर था। लिख दीजिए। इसमें अपने ही बारूद के जलने से क्यों जला था? कहानी सुन लिया ना, कितना लिखा है अंदर ध्यान रखना। अपने ही बारूद से जलने से 22 मई, डेट भी याद रहेगा ना? हाँ, 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई। अच्छा बताओ वो मरा तो क्या कालिंजर जीत पाया कि नहीं? जीतने का खबर आया कि नहीं? आया है। तो नीचे डैश लिख दीजिए, शेर शाह की मृत्यु के पूर्व कालिंजर विजय हो चुका था। और वहां के राजा बोलो कौन थे? कीरत सिंह मारे गए थे। नीचे डैश लिखिए। शेर शाह के मरने के बाद उसे बोलो कहां दफनाया गया? सासाराम में दफनाया गया। सासाराम में क्यों दफनाया? बात समझ गया ना? शेर शाह का सासाराम के साथ संबंध उसके पैतृक है, पिता से ही उसका संबंध लगातार चला रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट होंगे शेर शाह के कार्य, और तब कार्य के बाद हम लोग अंदर मुगल भी चल रहे थे, बाबर भी हो गया, हुमायूं भी हो गया। अब तब मुगल में शुरू कहां से होगा? अकबर, और वहां से बिहार पर उसका निर्णायक पकड़ा है। तो मुगल जैसे चले तो बाबर हुमायूं हल्का सुनना है, मेन अकबर से आपका शुरू होगा। तो अब हम लोग ध्यान दें, अगले क्लास में आपका शेर शाह कंप्लीट होकर हम लोग मुगल डायनेस्टी पे पहुंच जाएंगे। 2 क्लास लगभग 3 क्लास और लेंगे, मध्यकाल आपका खत्म हो जाए। तो हम मान के चल रहा है कि यही 3 दिन लगभग नोटिफिकेशन में बीपीएससी का, बात समझ लो, क्योंकि हम पहले भी बताया बीपीएससी भी इंतजार कर रहा है कि मध्यकाल आप कर लीजिए, लगभग हम निकल जाते हैं। तो इसीलिए 3 दिन के लगभग मान के चलो है, और मुगल कंप्लीट होगा, उधर से निकल जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं आपके रूटीन में कोई आमूल परिवर्तन आ जाएंगे, मेंस का भी बैच आपके शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंदर से एनर्जी जब तक नहीं रहेगा ना, बहाने में फॉर्म नहीं आता। अब जैसे ही डेट वगैरह आएगा